क्या कोई सोच सकता है कि जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं उस उम्र में एक मासूम लड़की दुनिया के सबसे खूंखार ड्रग माफियाओं के लिए काल बन जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म कोलंबियाना की। कहानी की शुरुआत होती है कोलंबिया से, जहाँ एक 9 साल की बच्ची कैटालिया रहती है। वह अभी सिर्फ 9 साल की है, लेकिन उसका दिमाग किसी वयस्क जैसा है। अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता की बेरहमी से गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद गुंडा मार्को कैटालिया से कहता है कि मैं तुम्हारे पिता के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था और मैं भी तुम्हारे परिवार का ही एक हिस्सा हूँ। पर क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे माता पिता को क्यों मरवाया? जब वो कैटालिया से यह सब पूछता है तो कैटालिया कहती है कि उसे कुछ नहीं पता, जिसके बाद मार्को सीधे मुद्दे पर आते हुए कहता है कि मुझे वो मेमोरी कार्ड चाहिए और मुझे अच्छे से पता है कि वो तुम्हारे पास ही है, तो क्या तुम वो मेमोरी कार्ड मुझे दोगी? तब कैटालिया हाँ कहते हुए टेबल के नीचे हाथ डालती है, लेकिन वो वहां से मेमोरी कार्ड निकालने की बजाय अचानक एक नुकीला चाकू बाहर निकालती है और सीधे मार्को के हाथ के आर पार घोंपकर उसे टेबल से वहीं जाम कर देती है। कैटालिया मार्को की आंखों में आंखें डालकर असली गुनहगार ड्रग लॉर्ड डॉन लुइस को जान से मारने की कसम खाती है, जो पूरी फिल्म का मुख्य आधार है। कसम खाते ही वो तुरंत बाथरूम की वेंटिलेशन खिड़की से बाहर निकलती है। गोली चलने के बाद भी नीचे कूदती है। वो खुद को बचाने के लिए बालकनी को पकड़कर लटक जाती है। जब दुश्मन की गोलियां खत्म हो गई तो लड़की ने कार की छत को ढाल बनाकर तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा देती है। कैटालिया तुरंत सड़क पर दौड़ पड़ती है। डॉन के लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह तेजी से वहां से भाग निकलती है और उनकी पकड़ से बच जाती है। डॉन के लोग तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके उस लड़की का पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनसे बचने के लिए वो लड़की सड़क किनारे भागते हुए अचानक एक जबरदस्त स्लाइड मारती है और सीधे नाले के पतले छेद के अंदर फिसल कर घुस जाती है, जिसके बाद सभी गुंडे अपनी गाड़ी रोककर हथियारों के साथ उस नाले के पास पहुंचते हैं और नीचे उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो छोटी लड़की उस पतली गली का फायदा उठाकर उनकी पहुंच से दूर कामयाबी से निकल भागती है और सारे विलन सड़क पर खड़े हाथ मलते रह जाते हैं। इस लड़की का नाम कैटालिया है। वह कोलंबियाई गैंग के सबसे छोटे सदस्य की बेटी है। अपने परिवार की रक्षा करने के लिए कुछ समय पहले ही उसके पिता ने एक लेन देन के रिकॉर्ड के साथ डॉन लुइस के साथ अपना सहयोग खत्म कर दिया था। उम्मीद के मुताबिक लुइस मान गया था, लेकिन जैसे ही वह गया उसने अपने गुंडे को उन्हें मारने का आदेश दे दिया। कैटालिया के पिता जानते थे कि वह मुसीबत में है, इसलिए उन्होंने लुइस के जुर्म के सबूत कैटालिया को दे दिए और उसे एक अमेरिकी डिप्लोमेट का कार्ड भी दिया। किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए उसके पिता ने एक कागज पर उसके चाचा का पता लिखा और उसे कैटालिया की जेब में रख दिया। एक नाले से दूसरे नाले तक भागते हुए कैटालिया ने कार्ड पर लिखे पते के अनुसार अमेरिकी दूतावास ढूंढ लिया। उसने दरवाजे पर मौजूद गार्ड को वो कार्ड दिया, जिसके बाद उसे ऑफिस में ले जाया गया। ऑफिस में एक एक करके सारी बातें समझने के बाद जब ऑफिसर मुख्य सवाल पूछता है कि आखिर वो मेमोरी कार्ड कहाँ है, तब वो लिडी एच की ऑफिसर के सामने उल्टी कर देती है और उसी में छिपाया हुआ मेमोरी कार्ड निकाल कर उसे सौंप देती है। लेकिन कार्ड देते ही वो अपनी शर्त रख देती है कि जब तक उसे उसका पासपोर्ट नहीं मिल जाता तब तक वो आगे की कोई भी जानकारी नहीं देगी। वो साफ कहती है कि उसे अपनी जान बचाने के लिए हर हाल में अमेरिका जाना है, क्योंकि वो वहीं जिंदा रह पाएगी। जिसके बाद ये लोग ज्यादा सवाल जवाब किए बिना उसे अमेरिका भेजने की कागजी कार्रवाई में जुट जाते हैं। इकलौती गवाह होने के नाते कैटालिया CIA एजेंट की सुरक्षा में मियामी पहुंच गई, लेकिन जब उसे अपना नया पासपोर्ट और डॉलर में कुछ पैसे मिलने के बाद उसने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया। वह खिड़की के रास्ते एजेंट की निगरानी से भाग निकली, क्योंकि उसके पिता ने उससे कहा था कि अमेरिकी बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं होते। इसके बाद कैटालिया ने स्टेशन से टिकट खरीदा। वह हजारों मील दूर शिकागो के लिए निकल पड़ी। तरह तरह की सबवे और बसें बदलने के बाद वह आखिरकार आधी रात को एक अंधेरी गली में दाखिल हुई। कैटालिया ने अपने पिता का लिखा वो नोट उस आदमी को दे दिया। जब उस आदमी ने नोट पर नाम देखा तो उसने अपने बॉस एमिलियो रेस्ट्रेपो को खबर दी, लेकिन एमिलियो उस समय अपने दुश्मन को पीटने में व्यस्त था और उसके पास बात करने का समय नहीं था। जब उसने कैटालिया का नाम सुना तो एमिलियो का गुस्सा एक पल में गायब हो गया। वह तुरंत दफ्तर की तरफ भागा और अपनी इकलौती भतीजी को गले से लगा लिया और इतने कष्ट झेल चुकी सख्त कैटालिया का दिल आखिरकार इस पल में पिघल गया और वह रो पड़ी। अगले दिन कैटालिया ने खुद को संभाला और अपने चाचा को अपनी इच्छा बताई। मैं एक किलर बनना चाहती हूँ। एमिलियो जानता था कि कैटालिया किलर क्यों बनना चाहती है, हालांकि उसने हाँ कह दिया, लेकिन अगले ही दिन उसने कैटालिया को स्कूल भेजने के लिए काफी पैसे खर्च कर दिए। एमिलियो के इस कदम ने कैटालिया को सीधे तौर पर नाराज कर दिया, क्योंकि वह समझती थी कि स्कूल उसे वह नहीं सिखाएगा जो वह सीखना चाहती थी। कैटालिया का गुस्सा देखकर एमिलियो ने कोई सफाई नहीं दी, बल्कि एमिलियो ने अपनी जेब में रखी पिस्तौल निकाली और चारों तरफ गोलियां चला दी। एमिलियो ने कैटालिया से कहा कि गोली चलाना सीखना बच्चों का खेल है, लेकिन अगर वह सिर्फ गोली चलाना ही सीखेगी तो 5 साल से भी कम समय में मर जाएगी। अगर वह एक किलर के रूप में लंबा जीवन जीना चाहती है तो उसे स्मार्ट बनना होगा और यह केवल स्कूल में ही सीखा जा सकता है। एमिलियो के मार्गदर्शन में समझदार कैटालिया ने आखिरकार सही फैसला किया। समय बीता गया और देखते ही देखते 15 साल गुजर गए। 2 पुलिस अधिकारी पुलिस कार में बैठे थे और दोपहर का खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक रेसिंग कार पागलों की तरह उनसे आकर टकराई और इस कार को चलाने वाली लड़की शराब में पूरी तरह धुत थी। फिर उसे कानूनी तौर पर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए उसकी पहचान तय नहीं हो सकी। पुलिस अधिकारियों को उसे कुछ समय के लिए वहीं लॉकअप में रखना पड़ा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह कैटालिया की ही एक योजना थी। जैसे ही रात हुई, शराब के नशे का नाटक कर रही कैटालिया तुरंत होश में आ गई। उसने अपना मुखौटा उतारा, अपने लंबे बालों को बांधा और अपनी ड्रेस चेंज करती है। फिर उसने ताले के छेद में हेयर पिन डाली और उसे धीरे से घुमाया। उसी पल उसने उस मजबूत जेल के दरवाजे को खोल दिया। फिर उसने धीरे से सुरक्षा कैमरे को दूसरी तरफ घुमाया और एक चम्मच चुरा लिया। उसने ठंडे पानी का एक गिलास लिया और चुपचाप पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गई। फिर उसने प्लास्टिक के कप में एक छोटा सा छेद किया और एक साधारण टाइमर डिवाइस बना। इसके तुरंत बाद कैटालिया वेंटिलेशन डक्ट में घुस गई और तेजी से रेंगते हुए वेंटिलेशन पंखे तक पहुंच गई। फिर वह अपने हाथ पर लगे अस्थायी टाइमर पर नजर रखती है और सही समय का इंतजार करती है। जैसे ही आखिरी 1 सेकंड बचता है, वह तुरंत अपना छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सक्रिय कर देती है। उपकरण के सक्रिय होते ही कुछ क्षणों के लिए पुलिस स्टेशन की बिजली और सुरक्षा
सुरक्षा प्रणाली बाधित हो जाती है, जिससे वेंटिलेशन पंखा भी रुक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह रुके हुए पंखे के रास्ते से आगे निकल जाती है। वेंटिलेशन डक्ट से निकलने के बाद कैटालिया सीधे पुरुषों के शौचालय में जाकर छिप जाती है। इसके बाद जब पुलिस गार्ड वहां आता है और दीवार के सामने बेफिक्र होकर पेशाब करने लगता है, तब कैटालिया चुपके से अपनी जगह से बाहर निकलती है। वह बहुत ही शांत कदमों से सीधे उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है, जबकि वह गार्ड इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि मौत ठीक उसके पीछे आकर खड़ी हो चुकी है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कैटालिया अचानक पीछे से उस पर टूट पड़ती है और एक जोरदार लात मारकर उसे वहीं बेहोश कर देती है। फिर वह उस बेहोश गार्ड की पिस्तौल और चाबी लेती है और चुपके से दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। कैटालिया अपनी योजना के तहत पुलिस स्टेशन की जेल तक पहुंच जाती है। वह धीरे धीरे अपने निशाने जेनारो रिची के पास जाती है और उसे शर्ट के बटन खोलने का आदेश देती है। जेनारो हैरानी से पूछता है कि वह कौन है, लेकिन कैटालिया बिना कोई जवाब दिए पिस्तौल से उसे गोली मार देती है। गोली की आवाज सुनते ही बाहर मौजूद सुरक्षा अधिकारी और गार्ड तुरंत सेल की ओर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन तब तक कैटालिया सुरंग के रास्ते पुलिस स्टेशन की इमारत की छत पर पहुंच चुकी होती है। हालांकि इस समय पुलिस की एक टुकड़ी छत पर पहुंच चुकी थी, लेकिन कैटालिया रात के अंधेरे का फायदा उठाकर पुलिस की नजरों से बच निकलने में कामयाब रही। जब तक पुलिस वाले हर एक सेल की तलाशी लेते हुए वहां पहुंचते हैं, कैटालिया कपड़े बदलकर सोने का नाटक कर चुकी होती है, जिससे किसी को उस पर शक नहीं होता और सब उसे नशे में धुत समझते हैं। अगली सुबह सीबीआई के स्पेशल एजेंट जेम्स रॉस जांच के लिए आते हैं। शव गृह में पहुंचकर जैसे ही एफबीआई एजेंट जेम्स रॉस मृतक के शरीर पर काले रंग से बने ऑर्किड फूल कैटलिया के खास निशान को देखते हैं, तो वह समझ जाता है कि यह उसी रहस्यमयी किलर का काम है जिसने पिछले 4 सालों में 22 लोगों का मर्डर किया है। जब एफबीआई एजेंट जेम्स रॉस उस जेल के मर्डर केस की जांच शुरू करता है, तो वह पुलिस अधिकारियों से उन सभी लोगों की लिस्ट और जानकारी मांगता है जो उस रात जेल के अंदर आए या बाहर गए थे। दूसरी तरफ कैटलिया बेहद चालाकी से बिना कोई सबूत छोड़े पुलिस स्टेशन से पूरी तरह आजाद होकर बाहर निकल आती है। सबसे पहले वह अपने हाथों पर लगी लिक्विड लेटेक्स की उस नकली परत को हटा देती है, जिसे उसने फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करवाते समय अपने असली फिंगरप्रिंट छिपाने के लिए लगाया था। इसके तुरंत बाद वह एक वॉशरूम में जाकर अपनी नीली ड्रेस और हील्स को बदल लेती है। एक जैकेट और टोपी पहनकर पूरी तरह से नया भेष बदलने के बाद वह एक आम नागरिक की तरह बिना किसी शक के वहां से बड़ी ही सहजता से बाहर निकल जाती है। जांच के दौरान एफबीआई अधिकारी जब इस बात पर चर्चा करते हैं कि किलर हर मर्डर के बाद यह खास ड्राइंग क्यों छोड़ जाता है, तब इस रहस्यमयी ऑर्किड फ्लावर के पैटर्न को सीधे मीडिया और अखबारों में पब्लिकली रिलीज करने का एक बड़ा फैसला लिया जाता है। अधिकारियों का मानना है कि भले ही यह संदेश आम जनता के लिए न हो, लेकिन इसे सार्वजनिक करने से यह खबर निश्चित रूप से उस सही इंसान तक पहुंच जाएगी जिसे कातिल असल में यह संदेश देना चाहता है। पुलिस की यही रणनीति अनजाने में कैटेलिया के उसी मास्टर प्लान को कामयाब बनाने की दिशा में काम करने लगती है। दरअसल ये कैटेलिया का ही मास्टर प्लान है। वो चाहती है कि अखबारों में ऑर्किड फ्लावर की बात देखकर उसके माता पिता का असली हत्यारा डॉन लुइसविल से बाहर आ जाए, ताकि वह उससे अपना पुराना बदला पूरा कर सके। जैसा कि एफबीआई एजेंट जेम्स रॉस ने अंदाजा लगाया था, जल्द ही सीआईए एजेंट स्टीव रिचर्ड अखबार लेकर अमेरिका में डॉन लुइस की हवेली पहुंच जाता है। उसके संरक्षण में लुइस न केवल कानून की सजा से बच निकला था, बल्कि उसे सुरक्षित तरीके से अमेरिका भी पहुंचा दिया गया था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर अखबार पर बने कैटालिया के ऑर्किड के निशान पर पड़ती है, वह समझ जाता है कि कैटालिया उसके बेहद करीब पहुंच चुकी है। घबराया हुआ लुइस तुरंत ताहिर को आदेश देता है, कैटालिया को जितनी जल्दी हो सके ढूंढो। अगर तुम उसे नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें एक भी पैसा नहीं दूंगा। इसके बाद वह मार्ग पर भड़क उठता है और कहता है कि फेबियो की बेटी कैटालिया आज भी जिंदा है और पिछले 4 वर्षों में 22 लोगों को मार चुकी है। यह सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। दूसरी ओर अंकल एमिलियो कैटलिया के लिए अगला टारगेट विलियम वुगार्ड के रूप में लेकर आए, जिसने एक फर्जी फंड के जरिए जनता से $50 अरब ठगे थे। लेकिन एमिलियो को इस मिशन से ज्यादा चिंता कैटलिया द्वारा लाशों पर छोड़े जाने वाले उस खास निशान की थी जो वह दुश्मनों को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि इससे उसकी पहचान जल्द उजागर होने का खतरा था। कैटलिया बिना हिचकिचाए आगे बढ़ गई, लेकिन जैसा कि एमिलियो को डर था, एफबीआई एजेंट जेम्स रॉस को केस की जांच के दौरान एक सफाई कर्मचारी से अचानक यह सुराग मिल गया कि पीड़ितों के शरीर पर बना वह रहस्यमयी पैटर्न असल में कैटलिया नाम का एक दुर्लभ ऑर्किड फूल है। कुछ दिनों बाद कैटालिया चुपके से अंदर बने शार्क से भरे बड़े पूल के रास्ते वहां घुसती है। उसने धीरे से शीशे को धकेला, ये पक्का किया कि आसपास कोई नहीं था और पानी से बाहर निकल आई। फिर उसने अपनी बंदूक निकाली और उसमें साइलेंसर लगा दिया। बिना कोई भी गोली बर्बाद किए कैटालिया चुपके से वुडगार्ड के बेडरूम में दाखिल हो गई तो वह देखती है कि वुडगार्ड के बिस्तर पर अभी भी महिलाएं सो रहे हैं। इस स्थिति को देखकर वह तुरंत अपनी योजना बदल देती है और पहले आसपास के अन्य लोगों व बॉडीगार्ड्स को चुपचाप रास्ते से हटाने का फैसला करती है। वह बेहद सावधानी से एक एक करके वुडगार्ड के अंगरक्षकों को मौत के घाट उतार देती है। जैसे ही वुडगार्ड की आंख खुलती है, वह बेहद डर और खौफ के साथ जाता है। जब वुडगार्ड कमरे से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि कमरे के ठीक बाहर फर्श पर उसके सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड की लाश पड़ी हुई है। अपने बॉडीगार्ड की लाश देखकर दंग रह जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह जमीन पर पड़ी पिस्तौल को बेहद सावधानी से उठाता है और हवेली के आंगन की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही वह ठीक बीचों बीच बने शीशे के शार्क पूल के ऊपर कदम रखता है, उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यमराज बनकर कैटालिया बंदूक ताने अंधेरे में पहले से ही वहां उसकी प्रतीक्षा कर रही होती है। 2 गोलियां चलाने के बाद कैटालिया ने विलियम वुडगार्ड को शार्क के टैंक में गिरा दिया, जहां शार्क उसे अपना शिकार बना लेती है। दूसरी तरफ एफबीआई एजेंट जेम्स रॉस सीआईए अधिकारी रिचर्ड के पास पहुंचता है और कैटालिया द्वारा छोड़े गए कैटलिया ऑर्किड फूल के चित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु रिचर्ड उसे कुछ भी नहीं बताता।
जेम्स के वहां से जाते ही रिचर्ड तुरंत डॉन लुइस के मुख्य सहयोगी मार्को से संपर्क करता है। वह मार्को को सचेत करता है कि परिस्थिति बहुत कठिन होती जा रही है और उसे इस पर नियंत्रण पाना होगा, अन्यथा वे सभी गंभीर संकट में फंस जाएंगे। लेकिन इस समय कैटालिया को आने वाले खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वह अपने प्रेमी डैनी डेलाने के घर पहुंची थी, लेकिन डैनी अभी तक यह नहीं जानता था कि कैटालिया एक खतरनाक हत्यारी है। कैटालिया अपनी असली पहचान छिपाने के कारण कभी भी डैनी के साथ खुलेआम बाहर नहीं जाती थी। जब भी वह कहीं जाती तो सुबह होने से पहले ही चुपचाप वहां से चली जाती थी। लेकिन शायद इस बार थकान की वजह से वह डैनी के घर पर ही सुबह तक सोती रह गई। कैटालिया और डैनी को साथ रहते हुए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अब तक कोई तस्वीर नहीं ली थी। इसलिए उत्सुक डैनी ने सोते समय कैटालिया की अपने मोबाइल से एक तस्वीर खींच ली। जब कैटालिया की नींद खुली और उसने डैनी को अपने पास देखा तो वह नाश्ता करने के लिए भी नहीं रुकी। उसने जल्दी से कपड़े पहने और घर से निकल गई, क्योंकि उसके तय कार्यक्रम के अनुसार उसी सुबह उसे अपने अंकल एमिलियो से मिलना था। लेकिन जैसे ही कैटालिया एमिलियो से मिली, उसने गुस्से में उसके सामने अखबार फेंक दिया। खबर थी कि पिछली रात शहर के बीचों बीच एमिलियो के 8 आदमियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। साफ था कि डॉन लुइस को कैटालिया की असली पहचान के बारे में पता चल चुका था। कैटालिया की सुरक्षा के लिए उसके अंकल एमिलियो ने फैसला किया कि अब वह उसके लिए कोई नया असाइनमेंट नहीं लेंगे। उन्होंने कहा, मैं तुम पर भरोसा करना चाहता हूँ कैटालिया। मैं हमेशा यही दुआ करता रहा कि तुम्हें इस खून खराबे की जिंदगी से दूर एक नई जिंदगी मिले, क्योंकि हमारे पूरे परिवार में किसी को भी ऐसा मौका नहीं मिला। शायद यह तुम्हें समझा सके कि मैं इतने समय से तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद एमिलियो ने उसे उसके बचपन और उसके माता पिता की तस्वीर दिखाई। अपने माता पिता की तस्वीर देखते ही कैटालिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनी कैटालिया की तस्वीर लेकर अपने दोस्त के पास जाता है। वह उससे कहता है कि मुझे इस लड़की के बारे में सारी जानकारी चाहिए। डैनी के जाने के बाद उसका दोस्त उसकी मदद करने के इरादे से कैटालिया की वही तस्वीर पुलिस स्टेशन में काम करने वाली अपनी दोस्त को भेज देता है और उसे उसकी जानकारी निकालने के लिए कहता है। जैसे ही तस्वीर पुलिस के डेटाबेस में डाली जाती है, वह तुरंत उस तस्वीर से मेल खा जाती है जो कैटालिया पहले पुलिस स्टेशन में छोड़ चुकी थी। इसके बाद पुलिस उसकी पहचान और लोकेशन का पता लगा लेती है। क्योंकि कैटालिया का सबसे करीबी संपर्क डैनी था, इसलिए अधिकारी तुरंत डैनी के मोबाइल फोन की लोकेशन भी ट्रैक करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद, बिना यह जाने कि उसके पीछे कोई नजर रख रहा है, कैटालिया ने सहारे के लिए अपने प्रेमी डैनी को फोन किया। दूसरी तरफ रोज पहले से ही उसकी तलाश में था और उसने तुरंत डैनी की मदद से कैटालिया की सही लोकेशन का पता लगा लिया। डैनी ने फोन पर कहा, अभी मैं तुम्हारी तस्वीर देख रहा था और तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तभी तुम्हारा फोन आ गया। कैटालिया ने पूछा, कौन सी तस्वीर? डैनी ने जवाब दिया, मैंने अपने फोन से तुम्हारी एक तस्वीर खींची थी जब तुम सो रही थी, लेकिन वह तस्वीर ज्यादा अच्छी नहीं आई। यह सुनते ही कि डैनी ने सोते समय उसकी तस्वीर अपने फोन से ली थी, कैटालिया को अचानक चिंता होने लगी और उसकी पीठ पर पसीना आने लगा। कैटालिया को खतरे का एहसास होते ही उसने तुरंत इमारत में लगे निगरानी कैमरों को चेक किया। वह समझ गई कि पुलिस की टीम नीचे पहुंच चुकी है और जल्द ही ऊपर आने वाली है, इसलिए उसने बिना समय गंवाए अपनी चाबी और पिस्तौल उठाई। इसके बाद उसने नल खोल दिया और अपने पालतू पक्षी को पिंजरे से बाहर निकाल दिया। फिर स्पेशल पुलिस टीम के ऊपर आने से पहले ही कैटालिया 6ठी मंजिल पर पहुंच गई। वहां उसने चाबी से उस कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर कदम रखते ही कैटालिया देखती है कि वहां एक किराएदार आराम से बैठकर टीवी देख रहा है, जिसे बाहर मचे खलबली का कोई अंदाजा नहीं है। बिना किसी शोर शराबे और रुकावट के भागने के लिए कैटालिया चुपके से पीछे से आती है और किराएदार को मारकर बेहोश कर देती है ताकि वह पुलिस को सतर्क न कर सके। किराएदार को बेहोश करने के बाद कैटालिया तुरंत बाथरूम में जाती है और वहां की सीलिंग के पैनल को हटाकर उसके भीतर बने गुप्त डिब्बे से अपनी पहले से छिपाकर रखी हुई भारी स्नाइपर राइफल और हथियारों का बैग बाहर निकालती है। इसी दौरान जब बाहर पुलिस उसे ढूंढने में लगी होती है, वह छत के वेंटिलेशन गुप्त रास्ते का इस्तेमाल कर वहां से चुपचाप सुरक्षित भागने की तैयारी पूरी कर लेती है। बाथरूम में पानी की आवाज सुनते ही FBI एजेंट जेम्स रॉस को शक हो जाता है कि कैटालिया अभी भी इमारत के अंदर है। वह अपनी टीम को आदेश देता है कि दरवाजे पर विस्फोटक लगाकर उसे बाहर निकालने की तैयारी करे, लेकिन कैटालिया पहले से ही उनकी योजना का अंदाजा लगा चुकी होती है। उसने बाथरूम की दीवार में भी विस्फोटक लगा रखे थे। जैसे ही स्पेशल पुलिस टीम ऊपर पहुंचती है, कैटालिया उसी समय विस्फोट कर देती है और सबका ध्यान भटका देती है। इसके बाद कैटालिया दूसरी मंजिल से नीचे उतरकर गैराज तक पहुंच जाती है। वहां वह निगरानी कैमरों को खराब कर देती है, जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन मिल जाती है। लेकिन यह भी कैटालिया की एक सोची समझी चाल होती है ताकि पुलिस गलत दिशा में उसका पीछा करे। जब जेम्स रॉस बड़ी संख्या में पुलिस के साथ पार्किंग एरिया की ओर पहुंचता है, तब तक कैटालिया इमारत के भीतर बने सर्विस टनल के रास्ते दूसरी ओर पहुंच चुकी होती है। इसके बाद वह उसी गुप्त मार्ग से बाहर निकलकर पुलिस की कड़ी घेराबंदी को चकमा देती है और वहां से सुरक्षित फरार हो जाती है। इसके बाद कैटालिया तुरंत अपने चाचा एमिलियो के अपार्टमेंट पहुंचती है। जैसे ही वह अंदर प्रवेश करती है, उसे दरवाजे के पास खून के निशान दिखाई देते हैं। वह तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल लेती है और सावधान
सावधानी से आगे बढ़ती है। तभी उसकी नजर अपनी चाची के शव पर पड़ती है। यह देखकर कैटालिया को गहरा झटका लगता है। वह आगे बढ़ती है और फिर अपने चाचा एमिलियो को भी मृत पाती है। अपने परिवार के आखिरी सहारे को खोने का दर्द उसे अंदर तक तोड़ देता है। यह दृश्य उसे अपने बचपन की उस दर्दनाक घटना की याद दिलाता है जब उसकी माँ और पिता की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। शाम को जब FBI एजेंट जेम्स रॉस अपने घर वापस लौटता है, तभी कैटालिया अचानक उसके सामने आ जाती है। वह बंदूक की नोक पर जेम्स रॉस को काबू में कर लेती है और उसे एक ऐसी कुर्सी पर बैठा देती है जिसमें बम लगा होता है। इसके बाद कैटालिया उसे बताती है कि वह हर हत्या के बाद ऑर्किड का निशान क्यों छोड़ती है। यह निशान वह इसलिए छोड़ती है ताकि डॉन लुइस और उसके लोग समझ सकें कि वह अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए उनके पीछे आ रही है। कैटालिया जानती थी कि डॉन लुइस तक पहुंचने के लिए उसे जेम्स रॉस की मदद की जरूरत है, क्योंकि रॉस लंबे समय से डॉन लुइस के अपराधों की जांच कर रहा था। लेकिन जेम्स रॉस उसकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि डॉन लुइस का मामला एक बड़े आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा था और यह जानकारी देना उसके अधिकार से बाहर था। कैटालिया उसे मजबूर करने के लिए उसके परिवार को खतरे में डालने की धमकी देती है। इस दबाव के बाद रॉस को डॉन लुइस के ठिकाने की जानकारी हासिल करने के लिए कदम उठाना पड़ता है। अगली सुबह FBI एजेंट जेम्स रॉस जब CIA एजेंट स्टीव रिचर्ड के ऑफिस जाकर उससे डॉन लुइस का पता उगलवाने की कोशिश करता है, तो रिचर्ड उसकी बात अनसुनी कर देता है। लेकिन तभी वहां कैटालिया का फोन आता है जो उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने डॉन लुइस का पता नहीं बताया तो वह उसके खून से उसका ऑफिस रंग देगी। इसके बाद रिचर्ड को जवाब देने का मौका दिए बिना ही कैटालिया ने एक आर्मर पियर्सिंग गोली दागी, जिससे डर के मारे रिचर्ड की पैंट गीली होने की नौबत आ गई। डॉन लुइस के छिपने का ठिकाना मिलते ही कैटालिया तुरंत अपने हथियार और अपने शिकारी कुत्तों को साथ लेकर डॉन लुइस से अंतिम मुकाबले के लिए निकल पड़ी। उधर दूसरी तरफ खबरी से कैटालिया के आने की खबर मिलते ही डॉन लुइस अपने गुंडों के साथ अपनी सुरक्षा और मोर्चाबंदी मजबूत करने में जुट गया। लेकिन इससे पहले कि वे पूरी तरह संभल पाते, कैटालिया डॉन लुइस के ठिकाने पर सीधे रॉकेट लॉन्चर से हमला कर देती है, जिससे डरकर थर-थर कांपते हुए उसके गुंडे तुरंत दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन कैटालिया उन्हें बचने का कोई मौका नहीं देती और उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगती है, जिसके बाद हालात को काबू से बाहर जाते देख डॉन लुइस का वफादार गुंडा मार्को उसे सुरक्षित कमरे के अंदर भेज देता है और खुद बाकी बचे गुंडों को साथ लेकर कैटालिया से आमने सामने के मुकाबले के लिए मोर्चा संभाल लेता है। पलक झपकते ही फर्श के नीचे छिपी कैटालिया ऊपर की ओर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर देती है, जिससे बचने के लिए कोने में फंसा मार्को फर्श पर एक ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और फर्श में एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। मार्को को लगता है कि कैटालिया इस धमाके में मारी गई और वह तुरंत अपने बचे हुए आदमियों के साथ ऊपर की ओर बढ़ता है। लेकिन वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि बेहद चालाक कैटालिया पहले ही फुर्ती से ऊपर के हिस्से में पहुंच चुकी थी, जहां से वह उन पर दोबारा ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देती है। कैटालिया की अंधाधुंध गोलीबारी के बाद जब मार्को के सारे साथी मारे जाते हैं और वह बिल्कुल अकेला रह जाता है, तो वह बाथरूम में जाकर छिप जाता है। जैसे ही कैटालिया कमरे में आती है, घात लगाकर बैठा मार्को अचानक उस पर हमला करके उसकी पिस्तौल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन कैटालिया पलटवार करते हुए पास पड़ा एक कप उसके सिर पर दे मारती है और फुर्ती से तौलिए से उसका हाथ जकड़कर पिस्तौल को बाथटब में फेंक देती है। जब दोनों बाथरूम में लड़ते लड़ते जमीन पर गिर जाते हैं, तो फर्श पर पड़ी पिस्तौल पर मार्को की नजर पहले पड़ती है और वह फुर्ती से उसे उठा लेता है। अपनी जान पर मंडराते खतरे को देख कैटालिया बिना एक पल गंवाए मार्को के हाथ में पकड़ी उसी पिस्तौल की मैगजीन को दबाकर बाहर निकाल फेंकती है, जिससे बंदूक खाली हो जाती है और मार्को गोली नहीं चला पाता। जिसके बाद कैटालिया उसे संभलने का कोई मौका दिए बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना पूरी ताकत से मार्को पर पड़ती है और हाथ में आए एक नुकीले हथियार से उस पर ताबड़तोड़ वार करके उसे पूरी तरह खत्म कर देती है। जब विलेन डॉन लुइस को लगता है कि अब वह बच नहीं पाएगा, तो वह घबराकर अपने विला से भागता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि वह खतरे से बाहर आ गया है, तभी गाड़ी के फोन पर कैटालिया का कॉल आता है। कैटालिया उसे बताती है कि उसकी गाड़ी में पीछे बैठे उसी के पालतू शिकारी कुत्ते पिछले 3 दिनों से भूखे हैं और अगले ही पल वो कुत्ते डॉन लुइस पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। इस तरह कैटालिया आखिरकार अपने माता पिता की मौत का बदला तो पूरा कर लेती है, लेकिन इस बदले की आग में वह अपने पूरे परिवार और सभी अपनों को खो देती है। उसे एहसास होता है कि बदले की इस जंग में सबसे ज्यादा दर्द और जख्म खुद उसे ही मिले। इसी एहसास के बाद वह अपने बॉयफ्रेंड डैनी को फोन करती है, जहां डैनी उससे माफी मांगता है और दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे ट्रेस कर पाए, कैटालिया फोन काट देती है और हमेशा के लिए शहर छोड़कर एक बस में सवार हो जाती है, जिसके साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी कैटालिया की दर्द, बदले और संघर्ष से भरी कहानी। एक छोटी सी बच्ची जिसने अपने परिवार को खोने के बाद खुद को एक मजबूत योद्धा बना लिया। अगर आपको हमारी यह मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।